सुन रहे हैं भाग 25। शाम का समय। आसमान में देखने को होता है। इधर आंगन में पार्वती और रमा चुपचाप बैठे हुए सोचने में लगे रहते हैं। पास ही खुशबू भी चुप बैठी रहती है। तभी अचानक कमरे से निकलकर ऊपर छत पर जाने लगती है। कमरे में भरी भराई बैठी रमा लगती है। उससे गुस्सा तो इतना आ रहा था गुलाबों पर कि उसका बस नहीं चलता, वरना वो उसे वही मार डालती। मन में कुछ निर्णय करके यकायक रमा खटिया से उठती है और गुलाबों के पीछे पीछे छत पर चली जाती है। ये देखकर पार्वती और खुशबू भी हैरान रह जाते हैं। ऊपर छत पर रमा जैसे ही जाती है, गुलाबो छत के दूसरे छोर पर खड़ी मुंडेर पर हाथ रखे रमा की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। आ गई तू? मुझे पता था तू जरूर आएगी। तू जो सोच रही है मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैंने क्या सोचा है ये तुम जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गुलाबो आंखें नचाते हुए रमा से बोलती है। आसमान में अब अंधकार घिर चुका था। हवा भी साई साई करती हुई तेज बह रही थी। मौसम खराब हो रहा था, जैसे तेज बारिश होने वाली हो। छत के एक सिरे पर रमा तो दूसरे सिरे पर गुलाबो खड़ी एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रही थी। गुलाबो फिर बोली, उस साले पंडित ने तो सब जान लिया मेरे बारे में। मैं कौन हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। मान गई उसकी शक्ति को। उस साले ने मेरी मुश्किल आखिर बढ़ा ही दी, वरना मैं बड़ी आसानी से अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी। पर वो मनोहर बुढ़ा साला पता नहीं कहाँ से उस पंडित के पास पहुँच गया, लेकिन वो मेरी ताकत के बारे में पूरी तरह नहीं जानता। मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो वो अपनी शक्ति से अच्छे से जान गया, लेकिन मैं उसके अलावा और भी क्या क्या कर सकती हूँ इसमें वो मात खा गया। क्या बोला था उस साले बुढ़े ने, मेरा सामना एक सुहागन ही कर सकती है, यही ना? ये तो वो बिल्कुल सही बोला बुढ़ा। इसमें इंसानों को तो क्या, हम भूत पिशाचों को भी कोई शक नहीं है, लेकिन यदि वो सुहागन ही रहे तब। गुलाबो हाथ की हथेलियों को मटकाते हुए बोली। रमा हैरानी से उसकी बात सुने जा रही थी। गुलाबो फिर गरजी, अभी तक तू अपनी सुहागन की ताकत दिखा रही थी ना, उसी के बूते मुझसे लड़ रही थी ना। अब देख, एक सुहागन चुड़ैल की शक्ति। आज के बाद तू सुहागन ही नहीं रहेगी। तेरा पति और मेरे प्यारे जेठ जी वापस आएंगे तो, लेकिन खुद के पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि कंधों पर। और वो तुम्हारा चाचा मन्नू बुढ़ा बड़ा गया था उस पंडित के पास इस घर के लिए अपनी वफादारी दिखाने। उसे भी इनाम मिलना चाहिए अपनी वफादारी दिखाने का। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बराबर मिलेगा। नीचे जाकर देख, तेरा पति अपना रक्षा कवच तो यही भूल गया है जिसके बूते पर तू इतना गरज रही है। अब देख, रात तक उसकी खबर आती ही होगी। आजकल सुनसान रास्तों पर बहुत दुर्घटनाएं, अनहोनियां होती है। गुलाबो मुंडी चारों दिशाओं में घुमाते हुए अजीब सी धीमी लहरदार आवाज में बोलकर पागलों की तरह डरावनी हंसी हंसने लगती है। रमा उसकी बातों से मन ही मन डर जाती है। हवा अब तेज बहने लगती है। आसमान में काले घने बादल अपना डेरा डाल चुके थे। इधर छत के दोनों छोरों पर आमने सामने खड़ी गुलाबो और रमा के बाल तेज हवा के झोंकों से उड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को खूंखार आंखों से घूरे जा रहे थे। एक तरफ शैतानी शक्ति थी तो दूसरी तरफ इंसानी भक्ति की शक्ति। तभी गुलाबो कड़कड़ाती बिजली के बीच फिर तेज स्वर में बोलने लगती है, तेरे इस घर को छितरे छितरे कर दूंगी, सबको अलग कर बर्बाद कर डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगी, यहाँ शमशान बना दूंगी, शमशान। कोई इंसान नहीं होगा इस घर में। मेरा वो इंसानी पति साला महा बेवकूफ जो अब मेरे सिवा किसी के नहीं सुनने वाला, उसे तो मैंने पूरी तरह अपने वश में कर ही लिया है। उसे तो सबसे आखिर में तड़पा तड़पा के मारूंगी और उसके खून से अपनी कुल देवी का अभिषेक करूंगी। तेरे दोनों बच्चों को भी मैंने अपने वश में कर लिया है। उनकी बलि दूंगी, बलि। सुना तूने? बलि दूंगी उनकी और अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लूंगी। फिर मेरा तुम इंसान तो क्या, बल्कि हमारी दुनिया का कोई शैतान, कोई दूसरी चुड़ैल भी सामना नहीं कर पाएगी। मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। कहती ही भयंकर अट्टहास करते हुए गुलाबो बिखरते उड़ते हुए बालों से दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ करते हुए भयंकर स्वर में चीखी,
रमा भी जो अब तक बड़े गौर से गुलाबों की हर बात सुन रही थी, वो भयंकर क्रोध में आकर गरजते हुए उसकी तरफ उंगली तान कर प्रतिवार करती है। तुझे गुमान है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अपनी शैतानी शक्तियों पर बड़ा घमंड है तुझे। अब तू देखेगी एक सुहागन पतिव्रता स्त्री की महाशक्ति। लगा दे अपनी पूरी ताकत, लगा दे अपनी सारी काली शक्ति, लेकिन तू इस घर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अपने दोनों भूतिया कान खोलकर सुन ले दुष्टा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेती हूँ, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरे मन कर्म वचन से आज तक अपने हर धर्म का पालन किया है, यदि मैंने ईश्वर की निस्वार्थ पूजा की है, तो तुझे तेरे नापाक मंसूबों में जमी दोष करके ही दम लूंगी। यदि मैं ऐसा न कर सकी, तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती भी सुन ले। ये एक पतिव्रता स्त्री की प्रतिज्ञा है, मैं अग्नि समाधि ले लूंगी। आज एक पतिव्रता नारी ये अखंड व्रत लेती है। रमा ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके जैसी प्रण करती है, तभी आसमान में एक तेज बिजली कड़कती है, जैसे आसमान में बैठे ईश्वर भी उसके इस प्रण को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ देर तो गुलाबों भी सकपकाकर उसका एक तेज देखती रहती है, लेकिन फिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपनी उसी चीर परिचित अंदाज में हंसते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। रमा हवा में उड़ते अपने बिखरे हुए बालों और क्रोधाग्नि में जलती हुई आंखें लिए जैसे पीछे मुड़ती है, खुशबू और पार्वती उन दोनों की बातें सुनते हुए वही सीढ़ियों पर खड़े रहते हैं। रमा के चेहरे पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। रमा बिना कुछ बोले उन दोनों को देखते हुए तेज तेज कदमों से उनके बगल से नीचे उतर जाती है। आज पार्वती ने रमा का जो रूप देखा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हैरानी की पराकाष्ठा पर खड़ी खड़ी उसे नीचे जाते हुए देखती रहती है। खुशबू भी मानो स्तब्ध सी खड़ी हुई आज रमा का ये रूप पहली बार देख रही थी। रमा पूजा घर में जाकर दीपक जला देती है और अपनी मांग में आगे से पीछे तक सिंदूर लगाकर दोनों हाथ जोड़कर वहीं आसन जमा कर बैठ जाती है। बाहर वातावरण पूरा शांत था, सिर्फ यदि कोई आवाज थी तो वो खराब मौसम और तेज तेज हवाओं की, जो साए साए करते हुए अपने तेज झोंकों से खिड़की दरवाजे के पर्दे इधर उधर उड़ा रही थी। दीपक भी बीच बीच में हवा से झपझपाने लगता है, जिसे रमा अपने हाथों की हथेलियों से आड़ देने लगती है। तभी मुन्नी और बिट्टू भी बाहर से खेल कूद कर वापस आ जाते हैं। खुशबू और पार्वती उन्हें देखते ही उन दोनों को साथ लेकर रमा के पीछे आकर दोनों हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाती है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो बड़ी मासूमियत से हैरान होकर सबको हाथ जोड़ते देख खुद भी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। गुलाबो भी अपने कमरे में आकर विचित्र अंदाज में दोनों हाथों को फैलाकर मन ही मन कुछ बुदबुदाने लग जाती है। दोनों तरफ अपनी अपनी शक्तियां चरम पर थी। धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने खड़े थे। आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। महेश और मनोहर लाल लौटते हुए काफी लेट हो चुके थे। आज महेश को मनोहर लाल का व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था। वो पहले जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे में एक अलग ही रहस्यमय चुप्पी थी। वो महेश की तरफ जब देखते तो ऐसे लगता जैसे वो उससे बेहद नफरत करते हो। उनका ये अलग ही अंदाज देखकर महेश मन में सोचने लगता है, ये आज मनु चाचा को क्या हुआ? लगन में भी ज्यादा कुछ किसी से नहीं बोले, एक तरफ अकेले ही खड़े रहे। मेरे कई बार पूछने पर भी कोई खास जवाब नहीं दिया। महेश सोच में डूबा हुआ बस खिड़की से बाहर हवा में झूलते पेड़ों को देखने लगता है। बस अब सुनसान जंगल के रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। इधर महेश की नजर फिर अपने बगल में बैठे मनोहर लाल से टकराती है। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी बस तेज हिचकोले लेते हुए अनियंत्रित हो जाती है। सभी यात्री बुरी तरह घबरा जाते हैं। ड्राइवर भी कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक इस बस को क्या हुआ। वो लाख कोशिशों के बाद भी बस को नियंत्रित नहीं कर पाता। बस एक पेड़ से जाकर टकराकर वहीं रुक जाती है। ड्राइवर का सर सामने स्टीयरिंग से बुरी तरह टकरा जाता है। वो वहीं बेहोश होकर अपना सर स्टीयरिंग से टिका देता है। बस के अचानक पेड़ से टकराने से यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं। यात्री घटना से बुरी तरह भयभीत होकर बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। पल पल खराब होते मौसम और रह रहकर तेज कड़कती बिजली के कारण हवा के तेज बहाव से पेड़ पौधे हिल हिल कर आड़े हुए जा रहे थे। तभी कंडक्टर यात्रियों से बोला, कृपया सभी बस के अंदर बैठ जाइए, ऐसा लगता है तेज आंधी तूफान आएगा। सभी अंदर बैठ जाओ। कंडक्टर की बात सुनकर सभी लोग मौसम के तेवर देखते हुए वापस बस में आकर बैठ जाते हैं। हवा धीरे धीरे तेज आंधी तूफान में बदल जाती है। आसमान में जम जम कर बिजली कड़कने लगती है।
बस में बैठे सभी यात्री मौसम का ये भयावह रूप देखकर डर सहमे से चुपचाप बैठे रहते हैं।